हेलो एवरीवन, मैं विपुल अग्रवाल आपका एजुकेटर स्वागत करता हूं आपका साइंस एंड फन पर। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि है हमारा ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी। जो कि है बच्चों हमारा ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी। बच्चों, इस लेक्चर से पहले यानी कि अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करा था, जो कि था बेटा कार्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी, जिसके अंदर हमारे जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, पुराने जो इकोनॉमिस्ट थे, उन लोगों ने बोला था कि हम लोग जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन होता है कभी किसी कमोडिटी को कंज्यूम करके, जो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन होता है, उसको हम लोग क्वांटम यानी कि नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे क्वांटिटी की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में बोला गया था। लेकिन बच्चों, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को जब हम आज पढ़ेंगे तो उसके अंदर कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट होगा। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच बोलता है कि हम लोग अपने मिलने जिस कमोडिटी से किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करके जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसको नंबर्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच उसी के ऊपर बेस है। वो मना करता है कि भैया सेटिस्फेक्शन को तो हम नंबर दे ही नहीं सकते। सेटिस्फेक्शन इज अ फीलिंग ऑफ माइंड, उसको नंबर नहीं दे सकते। तो बच्चों, उसी के ऊपर हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है, जिसको कि हम आज की क्लास में बच्चों कवर करने वाले हैं। आइए स्टूडेंट्स देखिए, पहले मैं आपको बता दूं बेटा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ये दोनों इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टीचर्स काफी ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं यहाँ से क्वेश्चंस बनाने में। ठीक है, तो बच्चों बहुत ढंग से इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, सो डेट आपको एक एक चीज समझ में आ जाए बहुत अच्छे तरीके से। एक एक चीज को बहुत अच्छे से इस वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे। तो बच्चों आइए देखिए क्या होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। इसे हम लोग इंडिफरेंस कर्व और हिक्सियन एनालिसिस भी बोलते हैं, यानी कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस और हिक्सियन एनालिसिस भी इसको बोलते हैं। आइए बच्चों देखो, द एलिबरेशन ऑफ द इंडिफरेंस कर्व वाज मेड बाय J.R. Hicks and R.G.D. Allen, पॉपुलरली नोन एज अ हिक्स एंड एलन। बच्चों, इस जो कॉन्सेप्ट को ओरिजिनेट करा गया, ये जो कॉन्सेप्ट सामने लेकर आए, वो कौन लेकर आए? इलेबोरेशन किसने करा इस कॉन्सेप्ट का? हिक्स और एलन ने। J.R. हिक्स और R.G.D. एलन इकोनॉमिस्ट हैं, इन दोनों ने इस कॉन्सेप्ट का क्या करा? इलेबोरेशन करा, सामने इस कॉन्सेप्ट को लेकर आए। ठीक है, इसी वजह से बच्चों इसको हिक्सियन एनालिसिस भी बोला जाता है। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट डिसरिगार्डेड द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट मतलब जो इकोनॉमिस्ट बाद में आए, मॉडर्न टाइम में आए, उन्होंने बोला कि नहीं भैया, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच तो बेकार है, बकवास है। उन्होंने डिसरिगार्ड कर दिया, उन्होंने उसको कंसीडर ही नहीं करा, इग्नोर कर दिया। क्यों करा? ऐसा क्यों करा? क्योंकि इनका मानना था कि ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच बेटा स्टेट ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है। हम उसे नंबर कैसे दे सकते हैं? हमें कितना मजा आया, हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिला, कितना हमें हमारी पूर्ति महसूस हुई, उसको हम नंबर की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? ये बात इनका पॉइंट था, जो कि मेरे को रेलिवेंट लगता भी है। हम ऐसा नंबर नहीं दे सकते अपने मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को। अकॉर्डिंग टू देम, अ कंज्यूमर कैन रैंक वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर ऑफ हिज प्रेफरेंस। सर, इन्होंने बोला कि भाई ध्यान से सुनो, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच बोलता है नंबर दो सेटिस्फेक्शन को। इन्होंने कहा नहीं दे सकते, नंबर नहीं दे सकते, लेकिन रैंकिंग दे सकते हैं, रैंकिंग दे सकते हैं। अब देखो, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या बोलता था बच्चों? कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या बोलता था? कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच बोलता था कि मान के चलो मैंने आइसक्रीम खाई और मैंने पिज्जा खाया, मेरे को पिज्जा से सेटिस्फेक्शन मिला 30, आइसक्रीम से मिला 25। अब कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच ये बोलता था, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच ने क्या कहा कि भैया नंबर दे दो। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच ने क्या दिया? नंबर दे दिए। क्लियर है? नहीं क्लियर है? लेकिन बच्चों, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या करेगा? ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या करेगा? ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच करेगा, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच बोलेगा कि भाई ध्यान से सुनो, मेरे को पिज्जा खाने में ज्यादा मजे आए तो पिज्जा को फर्स्ट रैंक दूंगा, आइसक्रीम खाने में कम मजे आए तो आइसक्रीम को सेकंड रैंक दूंगा। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच ने बोला कि हम रैंकिंग दे सकते हैं, हम रैंक दे सकते हैं। रैंक देने का मतलब कि हम ये बता सकते हैं कि पिज्जा खाया और आइसक्रीम खाई तो किसे कंज्यूम करने में ज्यादा मजा आया, हम ये तो बता सकते हैं। और एक्चुअल में यही हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज भी करते हैं। हम बोलते नहीं बोलते, हम जैसे कई रेस्टोरेंट खाने गए तो हम उन जाके बोलते नहीं बोलते, यार वो डिश खा के तो एकदम से मजा आ गया, वो डिश बेस्ट थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उस पर्टिकुलर डिश को खाने के बाद हमें सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला। तो वो चीज हम अपनी डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो है वो थोड़ा सा रीजनेबल है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच है। आइए इसी को पढ़ते हैं।
ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच इसे यूटिलिटी एक्सप्रेस्ड इन रैंक्स। सर इसमें यूटिलिटी को रैंक में एक्सप्रेस करा जाता है। आपने 4 चीज 5 चीज कंज्यूम करी, तो सबसे ज्यादा क्या चीज खाने में मजा आया, सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन कौन सी चीज से मिला, उसको रैंक 1 दे दो। जिससे कम सेटिस्फेक्शन मिला उसको लास्ट रैंक दे दो, 5th रैंक दे दो। और बाकी अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड कर लो कि सेकंड नंबर पे क्या मजा आया, थर्ड पे क्या मजा आया, उस अकॉर्डिंगली सारे अपने कमोडिटीज को रैंकिंग कर दो। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच बोलता है कि भाई देखो, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच तो बेकार है, उसको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। ठीक है, हमारा ये मानना है यानी कि मॉडर्न इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि कस्टमर अपनी सेटिस्फेक्शन को रैंकिंग दे सकता है, उसको नंबर नहीं दे सकता, रैंकिंग दे सकता है कि क्या चीज खाकर उसे सबसे ज्यादा मजा आया और क्या चीज खाकर उसे सबसे कम मजा आया। बात आई समझ में? तो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच इज अप्रोच ऑफ रैंकिंग। आइए देखो, इंडिफरेंस कर्व कॉन्सेप्ट, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखो क्या होता है इंडिफरेंस कर्व कॉन्सेप्ट, एक बार पढ़ के देखते हैं, उसके बाद समझेंगे। इंडिफरेंस कर्व कॉन्सेप्ट रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of various alternative combinations of bundle of two goods among which the consumer is indifferent। समझने की कोशिश करो बच्चों, समझने की कोशिश करो। मान के चलो बच्चों, ये एक कर्व है, ये एक लाइन है, इसी लाइन को बोलते हैं बच्चों इंडिफरेंस कर्व, इसी लाइन को बोलते हैं बच्चों इंडिफरेंस कर्व। अब ये लाइन क्या बताएगी सर, ये लाइन क्या बताएगी सर, ये लाइन बताएगी टू कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टू कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मान के चलो इस लाइन के ऊपर मैंने एक कॉम्बिनेशन लगाया, मान के चलो ये पॉइंट्स होते हैं बेटा लाइन के ऊपर, अनलिमिटेड पॉइंट्स होते हैं, आपको पता है। हर पॉइंट बच्चों एक कॉम्बिनेशन बताएगा, हर पॉइंट बच्चों एक कॉम्बिनेशन बताएगा, हर पॉइंट कॉम्बिनेशन बताएगा। यानी कि ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जहां पर आपको वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन मिले, अलग अलग कॉम्बिनेशंस मिले, अलग अलग कॉम्बिनेशंस मिले, दो गुड्स के कॉम्बिनेशंस मिले। यानी कि अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं बच्चा, अगर मैं इन पॉइंट्स की बात करूं तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। बेटा हर कॉम्बिनेशन है कि ए कॉम्बिनेशन है, बी कॉम्बिनेशन है, सी कॉम्बिनेशन है, हर कॉम्बिनेशन मुझे दो गुड्स का क्या बोलते हैं, एक बंडल बना के दे रहा है या फिर नहीं दे रहा, दे रहा है सर। यानी कि ऐसे ही दो गुड्स के अलग अलग बंडल, दो गुड्स के अलग अलग बंडल्स को जब हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसी को बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व, उसी को बोलते हैं बच्चों क्या, इंडिफरेंस कर्व। और इंडिफरेंस कर्व पे जितने भी कॉम्बिनेशंस आएंगे, ये बात बहुत ध्यान से सुनना, इंडिफरेंस कर्व पे जितने भी कॉम्बिनेशन आएंगे बच्चों, हर कॉम्बिनेशन पे जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन होगा वो इक्वल होगा। कहने का मतलब अगर ए पे जो सेटिस्फेक्शन मिला बच्चों वो बी के बराबर होगा, बी पे जो सेटिस्फेक्शन मिला बच्चों वो सी के बराबर होगा। यानी कि एक इंडिफरेंस कर्व पे जितने भी कॉम्बिनेशंस बने, सब पे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन इक्वल होगा, बराबर होगा। तो दोबारा देखो, आप समझ में आ जाएगा। कर्व रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये लाइन है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। क्या बता रही है, वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस, अलग अलग कॉम्बिनेशंस, हर कॉम्बिनेशन में दो गुड का एक बंडल है, हाँ जी है, जिसपे कि कंज्यूमर इनडिफरेंट है, यानी कि कंज्यूमर को कोई चेंज फील नहीं हो रहा। कंज्यूमर को क्यों कोई चेंज फील नहीं हो रहा, क्योंकि हर कॉम्बिनेशन से जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है वो बच्चों इक्वल है, वो बच्चों इक्वल है। बात आई समझ में या फिर नहीं आई? इट इज ऑल्सो नोन एज इक्वल सेटिस्फेक्शन कर्व और आइसो यूटिलिटी कर्व। यानी कि इसको इक्वल सेटिस्फेक्शन कर्व भी बोला जाता है, आइसो यूटिलिटी कर्व भी बोला जाता है, क्योंकि हर पॉइंट पर आपको इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, बराबर सेटिस्फेक्शन मिलेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, आगे देखो। अब देखो ये है बच्चों इंडिफरेंस शेड्यूल। यानी कि आप क्या देख रहे हो कि हमने स्केड्यूल बना दिया, कॉम्बिनेशंस बना दिए अलग अलग। ये बच्चों क्या है, हमारे कॉम्बिनेशंस हैं, जिसपे पिज्जा और बनानास के क्या है, बंडल्स हैं। पिज्जा और बनानास के क्या है बच्चों, बंडल्स हैं। यहाँ पिज्जास नहीं आएगा, यहाँ एप्पल्स आएगा। यहाँ पे बच्चों एप्पल्स और बनाना से क्या है बच्चों, बंडल्स हैं। क्लियर है? यानी कि एप्पल बनाना के अलग अलग कॉम्बिनेशंस दिखा दिए गए हैं और हर कॉम्बिनेशन में सेटिस्फेक्शन इक्वल होगा। यानी कि पी पे जो सेटिस्फेक्शन मिला वो क्यू के इक्वल होगा, क्यू पे जो मिला वो आर के इक्वल होगा, आर से जो मिला वो एस के इक्वल होगा, एस से जो मिला वो टी के इक्वल होगा। हर कॉम्बिनेशन पे सेटिस्फेक्शन इक्वल लेने वाला है। अब कॉम्बिनेशन बच्चों देखना, सर जो पहला कॉम्बिनेशन क्या था कि एक सेब खा लो और 15 बनाना खा लो। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या था कि 2 सेब खा लो 10 बनानास खा लो। तीसरा कॉम्बिनेशन 3 सेब खा लो 6 बनानास खा लो। फिर 4 सेब खा लो
3 बनानास खा लो, फिर 5 सेब खा लो और 1 बनानास खा लो। ये अलग अलग तरीके के आप लोगों को कॉम्बिनेशन दिखाए गए हैं और इसी कॉम्बिनेशन की टेबल को हम लोग बोलते हैं बच्चों इंडिफरेंस शेड्यूल, और इसी कॉम्बिनेशंस की टेबल को बोलते हैं हम लोग बच्चों इंडिफरेंस शेड्यूल। और जब ये इंडिफरेंस शेड्यूल को हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो बन जाता है बच्चों इंडिफरेंस कर्व। आओ बच्चों करके देखते हैं, आइए स्टूडेंट्स करके देखते हैं। एक्स एक्सिस, ये बच्चों क्या है हमारा एक्स एक्सिस, ये क्या है हमारा वाई एक्सिस। यहाँ पर हम लोग एप्पल्स लिख देते हैं, एप्पल्स 1 2 3 4 5। यहाँ क्या आएंगे बच्चों बनानास, बनानास 3 6 9 12 15 18। क्लियर है? आइए देखते हैं बच्चों, आइए देखते हैं, ध्यान से देखना। सर पहला कॉम्बिनेशन क्या बनाता है, एक एप्पल और 15 बनानास, यानी कि पहला यहाँ पर आएगा, एक एप्पल 50 बनानास यहाँ पर आएंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। दूसरे कॉम्बिनेशन क्या बोलता है, 2 एप्पल एंड 10 बनानास, 2 एप्पल एंड 10 बनानास, यानी कि दूसरा आएगा कहीं ना कहीं इस जगह पर, 2 एप्पल एंड 10 बनानास कहीं ना कहीं बच्चों इस जगह पर आएंगे। तीसरा बोलेगा आपको 3 एप्पल्स एंड 6 बनानास, 3 एप्पल एंड 6 बनानास स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगा। क्लियर है? फिर है उसके बाद 4 एप्पल्स एंड 3 बनानास, 4 एप्पल एंड 3 बनानास स्टूडेंट्स यहाँ पर आएगा। और फिर लास्ट में आपको क्या गिवन है, 5 एप्पल्स एंड 1 बनानास, 5 एप्पल एंड 1 बनाना स्टूडेंट कहीं ना कहीं इस जगह पर आएगा। ये हमने क्या करा, इन डिफरेंस शेड्यूल के पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया हमने इस कर्व पे। तो जब इन पॉइंट्स को हम लोग बच्चों आपस में कनेक्ट करेंगे, जब इस पॉइंट्स को बच्चों हम लोग आपस में कनेक्ट करेंगे तो कुछ ऐसा शेप बनकर आएगा बच्चों, इसी को बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। इसी कर्व को बोलते हैं बच्चों क्या, इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इस पे जो होने वाला हर पॉइंट आपको 2 गुड्स का एक बंडल बताएगा, और ऐसे ही अलग अलग कॉम्बिनेशंस को जब हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा इंडिफरेंस कर्व बन जाता है। और हर पॉइंट पे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन बच्चों कैसा होगा, इक्वल होगा। यानी कि ये जो पॉइंट है बच्चों वो हमारा P है, ये हमारा Q है, ये R है, ये S है और ये T है। ये हमारे बच्चों क्या है, अलग अलग मिलने वाले कॉम्बिनेशन है P Q R S T, और हर कॉम्बिनेशन पे सेटिस्फेक्शन जो होगा बच्चों क्या होगा, इक्वल होगा। हर कॉम्बिनेशन पे सेटिस्फेक्शन क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा। अब आप लोगों को इंडिफरेंस कर्व का मतलब समझ में तो आ गया होगा। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, MRS क्या होता है, और MRS को समझने के लिए हम लोग इस इंडिफरेंस शेड्यूल का यूज करेंगे। बच्चों मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक छोटी सी बात बताओ, MRS के अंदर इस इंडिफरेंस शेड्यूल में आप लोगों ने क्या नोटिस करा, आप लोगों ने नोटिस करा कि सर एप्पल का कंजम्पशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बनाना सा कंजम्पशन कम हो रहा है, जिसकी वजह से बनाना सा कंजम्पशन कम हो रहा है। इसका रीजन क्या है, अगर आप देखेंगे सर एप्पल का देखो कंजम्पशन बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, हाँ जी सर एप्पल का कंजम्पशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बनाना सा कंजम्पशन कम हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने क्या बोला था बच्चों, हर कॉम्बिनेशन पर सेटिस्फेक्शन लेवल कैसा होगा, सेम होगा। तो अगर हम लोग एक बनानास को एक एप्पल को एक्स्ट्रा कंज्यूम करेंगे और बनानास को कंजम्पशन कम नहीं करेंगे तो क्या हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाएगा, हाँ जी सर बिल्कुल बढ़ जाएगा। तो हमें अगर एक एप्पल का कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं तो कुछ बनाना सा कंजम्पशन कम भी करना पड़ेगा, जिसके रहते हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल कैसा हो बच्चों, सेम हो। तो आप लोग क्या देख रहे हो कि एप्पल का कंजम्पशन बढ़ा और बनाना सा कंजम्पशन क्या हो गया, कम हो गया। बनाना सा कंजम्पशन क्या हो गया बच्चों, कम हो गया। तो आओ इसको देखते हैं। तो ये हमारे क्या थे बच्चों, कॉम्बिनेशंस, P Q R S T। यहाँ क्या हम कंज्यूम कर रहे हैं, एप्पल्स 1 2 3 4 5। अब जो बनानास की टेबल बनाऊंगा ना उसको बच्चों ध्यान से देखना, पहले एक के साथ 15 बनानास को मैंने क्या करा, कंज्यूम करा। फिर देन मैं क्या करूंगा, 15 में से 5 को माइनस कर दूंगा तो मेरा निकल कर आया 10।
नेक्स्ट मैं 10 में से 4 को माइनस कर दूंगा तो मेरा निकल कर आया 6, 6 में से 3 को माइनस कर दूंगा तो मेरा निकल कर आया 3, 3 में से 2 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास निकल कर आया 1। ऐसे करके आप एक इंडिफरेंस शेड्यूल बना सकते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे करके बच्चों आप एक इंडिफरेंस शेड्यूल बना सकते हैं। अब यहाँ पर बच्चों देखिएगा जरा गौर से, बच्चों क्या हुआ, मेरी बात को ध्यान से समझो बच्चों, क्या हुआ, हमने जैसे ही एक एप्पल को कंज्यूम करा, हमने अपने 5 बनानास को क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। हमने ऐसे ही जैसे एक एडिशनल एप्पल कंज्यूम करा, उसके बदले में हमने 5 बनानास को क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया, क्योंकि सेटिस्फेक्शन लेवल सेम था। तो हमने क्या करा स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, 5 बनानास को हमने एक एप्पल से सब्सटीट्यूट कर दिया। एक एप्पल का सब्सटीट्यूट हमने क्या रखा, 5 बनानास, यानी कि एक एप्पल हमारे 5 बनानास के बराबर है। क्लियर है स्टूडेंट्स। दूसरे केस में हमने क्या करा कि एक और एप्पल जब हमने कंज्यूम करा तो दूसरे केस में हमने 4 एप्पल्स को सेक्रीफाइस करा। तीसरे केस में हमने क्या करा, जैसे ही हमने एक और एप्पल को एडिशनल कंज्यूम करा तो हमने सिर्फ 3 बनानास को सेक्रीफाइस करा। चौथे केस में जैसे मैंने एक और एप्पल कंज्यूम करा तो यहाँ पर मैंने सर 2 बनानास को सेक्रीफाइस करा, यहाँ पर मैंने सर 2 बनानास को सेक्रीफाइस करा। क्लियर है नहीं क्लियर है, ये एक हमने निकाला कि एक एप्पल को करने के लिए पहले 5 बनाना सेक्रीफाइस करे गए, फिर 4, फिर 3, फिर 2। क्लियर है स्टूडेंट्स। सर इसी के रेशियो को बोलते हैं एमआरएस, इसी के रेशियो को बोलते हैं सर क्या, एमआरएस। तो एमआरएस क्या बना, जितना हमने गेन करा उसको डिनोमिनेटर में लिख दो, जितना हमने सेक्रीफाइस करा उसको न्यूमरेटर में लिख दो। तो न्यूमरेटर में जितना सेक्रीफाइस करा 5, सेक्रीफाइस कितना करा है स्टूडेंट्स, 5 करा है। पहले वाले में तो निकलेगा नहीं क्योंकि पता ही नहीं चल रहा कितना सेक्रीफाइस गेन कर रहे हैं। सेकंड वाले में हमने कितना सेक्रीफाइस करा है, 5, और कितना गेन करा था 1, तो हमारा एमआरएस कितना निकल कर आया, 5:1। सेकंड केस में हमने कितना सेक्रीफाइस करा सर, 4 सेक्रीफाइस करा था, गेन कितना करा था 1, तो हमारा एमआरएस निकल कर आया 4:1। तीसरे केस में हमने गेन करा था 3, सॉरी सेक्रीफाइस करा था 3, गेन करा 1, तो हमारा एमआरएस निकल कर आया 3:1। फोर्थ केस में हमने सेक्रीफाइस करा 2, गेन करा 1, तो हमारा एमआरएस निकल कर आया 2:1। ऐसे निकालते हैं बच्चों क्या, एमआरएस, ऐसे निकालते हैं स्टूडेंट्स क्या, एमआरएस। अब एक बार ना एमआरएस की डेफिनेशन पढ़ो, सी आपको और क्लियर हो जाएगा। एमआरएस क्या बोलता है, एमआरएस रेफर्स टू द रेट। एमआरएस क्या बताता है, रेट बताता है। क्या बच्चों हमने रेट निकाला नहीं निकाला, ये हमारा रेट है या नहीं है, हाँ जी स्टूडेंट्स ये हमारा रेट है। रेट बताता है जहां पर इन एट विच द कमोडिटीज कैन बी सब्सटीट्यूटेड विद ईच अदर। ध्यान से देखना, एट विच द कमोडिटीज कैन बी सब्सटीट्यूटेड, यानी कि बच्चों क्या बता रहा है, 5:1, 5:1 बता रहा है कि एक एप्पल के लिए हमने 5 बनाना को कंज्यूम करा। एक एप्पल के लिए बच्चों हमने कितने बनाना को कंज्यूम करा, 5 बनाना, सॉरी एक एप्पल को गेन करने के लिए हमने 5 बनाना को सेक्रीफाइस करा, यानी कि एक एप्पल को हमने 5 बनाना से सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक एप्पल को 5 बनानास के साथ सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहां पर हमने एक एप्पल को 4 बनानास के साथ सब्स्टिट्यूट कर दिया। ऐसे करके पूरा रेशियो आपके सामने निकल कर आ जाएगा। क्लियर है। तो एमआरएस ने आपको क्या बताया, एमआरएस एट विच द कमोडिटीज कैन बी सब्स्टिट्यूटेड, यानी कि वो रेट जहां पर की कमोडिटीज को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है, सो दैट टोटल सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स द सेम। और सर इससे क्या फर्क, देखो हर बार क्या हो रहा है, सेटिस्फेक्शन सेम ही रह रहा है। तो सेटिस्फेक्शन कब सेम रहेगा, जब आप एक का कंजम्पशन बढ़ा दोगे तो दूसरे का कम करना पड़ेगा, तभी आपका कंजम्पशन, आपका सेटिस्फेक्शन कैसा रहेगा, सेम रहेगा। आपका सेटिस्फेक्शन स्टूडेंट्स कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो आपको एमआरएस समझ में आ चुका होगा भाई, न्यूमरेटर में जितना सेक्रीफाइस करा, डिनोमिनेटर में जितना गेन करा, उससे आपका एमआरएस निकल कर आ जाएगा, उससे बच्चे स्टूडेंट्स आपका एमआरएस निकल कर आ जाएगा। एमआरएस क्या बताता है सर, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। एमआरएस बताता है स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि इंडिफरेंस कर्व की स्लोप क्या होती है, तो आप लिखकर आ जाओगे एमआरएस होती है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो यहाँ पर लिख लो सर, एमआरएस का फॉर्मूला क्या था, एमआरएस का फॉर्मूला क्या था सर, चेंज सेक्रीफाइस, जितना सेक्रीफाइस करा उसको न्यूमरेटर में लिखो, और जितना गेन करा उसको बच्चों क्या लिख दो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिख दीजिए। अब एमआरएस डिमिनिशिंग क्यों होता है, अब बच्चों यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, जो हमने यहाँ पर ग्राफ बनाया था, उस ग्राफ के अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं, जो हमारा एमआरएस था वो डिमिनिश कर रहा था। ये क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, ये डिमिनिश कर रहा है, कम हो रहा है, नहीं हो रहा, हाँ पहले 5:1, 4:1, 3:1, 2:1, ये कम होता चला जा रहा है, ये कम होता चला जा रहा है, ये तो हम लोग अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे का रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी।
लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलता था? लॉ ऑफ डीएमयू बोलता था कि आप जब एक गुड्स को ज्यादा कंज्यूम करते हो, बार बार कंज्यूम करते हो, तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होता चला जाता है। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप जहां पर आपको मजा आना बंद हो जाएगा, पॉइंट ऑफ सटाइटी, जहां पर आप सेचुरेट हो जाओगे, आपको मजा आना बंद हो जाएगा। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अब आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव में पहुंच जाएगी। ये आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलता था। क्लियर है सर? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से ही क्या हुआ, आपका ये एमआरएस डिमिनिश कर रहा है। अब देखना स्टूडेंट्स क्यों, अब बच्चों बहुत ध्यान से देखना ऐसा क्यों हो रहा है। देखना, मेरे को एक बात बताओ सर, 15 बनाना हमने कंज्यूम करे, एक एप्पल के साथ हमने 15 बनाना को कंज्यूम करा। क्लियर है सर? जब कोई इंसान, मैं 15 बनाना को कंज्यूम करूंगा तो बनाना से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन मुझे कम लगेगा, और क्योंकि एक एप्पल को कंज्यूम कर रहा हूं तो एप्पल से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन मेरे को ज्यादा लगेगा, क्योंकि एप्पल को कम कंज्यूम कर रहा हूं तो एप्पल से मेरे को ज्यादा मजा आएगा, और बनाना में ज्यादा कंज्यूम कर रहा हूं तो अब उससे मेरे को कम मजा आएगा। ये तो क्लियर है ना? लॉ ऑफ डीएमयू यही बोलता है। तो सर पहली बार में क्या हुआ कि जब मैंने एक और एप्पल कंज्यूम करा तो उस एक एप्पल के बदले में मैंने कितना सेक्रीफाइस कर दिया? 5। इस बात को अगर आप समझ गए तो आपका समझ में आ गया सब कुछ। पहली बारी में बच्चों मैंने क्या करा कि एक एप्पल को कंज्यूम करने के लिए मैं 5 बनाना सेक्रीफाइस करने को तैयार हूं, क्योंकि मैं बनाना से परेशान हूं, मेरे सामने बनाना की वैल्यू बिल्कुल कुछ नहीं बची, तभी तो मैं 5 सेक्रीफाइस करने को रेडी हूं। लॉ ऑफ डीएमयू यही तो बोलता है, आप ज्यादा चीजों को कंज्यूम करोगे तो उससे मिलने वाला मजा बंद हो जाएगा। तो पहली बारी में मैं 5 सेक्रीफाइस करने को तैयार हूं मात्र एक एप्पल के बदले में। क्लियर है सर? दोबारा में क्या हुआ, मैंने जैसे ही एक और कंज्यूम करा ना, देखो बच्चों, मैंने जैसे ही एक और कंज्यूम करा, अब मैं 4 सेक्रीफाइस करने को तैयार हूं। ऐसा कम क्यों हुआ? क्योंकि अब मैंने 10 बनानास ही कंज्यूम करे थे, जिससे बनानास की यूटिलिटी बढ़ गई होगी। अब मैं कम कंज्यूम कर रहा हूं तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन मेरे को ज्यादा लगेगा या फिर नहीं लगेगा? क्लियर है? तो क्या होगा, अब मैं 4 ही सेक्रीफाइस करूंगा। ऐसे ही करके क्या हुआ, अब मैं जब एक और एप्पल को गेन करूंगा तो मैं खाली 3 सेक्रीफाइस करूंगा। क्यों? क्योंकि बनाना सा कंजम्पशन कम करने की वजह से उसकी कीमत बढ़ जाएगी, उसकी वैल्यू जो है वो मेरे लिए बढ़ जाएगी। क्लियर है? तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट चलता जाएगा, और इसी लॉ ऑफ डीएमयू की वजह से आपका एमआरएस जो हुआ बच्चों वो डिमिनिश हुआ। इसी वजह से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, उसकी वजह से ही आपका जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो क्या हुआ बच्चों? डिमिनिश हुआ। देखो, एमआरएस फॉल्स बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। पेपर में बस आपको इतना ही लिख कर आना है, वाई एमआरएस डिमिनिशिंग बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अगर आपसे पूछा जाए वाई एमआरएस डिमिनिशेस, लिखाओ एमआरएस फॉल्स बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बहुत आसान है, इतना आसान है पूछो मत। अजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व के अजम्पशंस क्या होते हैं? देखिए एक बार सर, 2 कमोडिटीज, इंडिफरेंस कर्व में 2 कमोडिटीज है। देखो, हमने इंडिफरेंस शेड्यूल में भी 2 कमोडिटीज ही ली, एप्पल्स और बनानास। हमने इंडिफरेंस कर्व के अंदर भी 2 ही कमोडिटीज ली, एप्पल्स और बनानास। तो इंडिफरेंस कर्व 2 कमोडिटीज पे ही ऑपरेट करेगा। हम इंडिफरेंस कर्व में यही अजम्पशन लेके चलेंगे कि 2 ही कमोडिटीज को कंज्यूम करेंगे, एप्पल प्लस बनानास। हो सकता है पिज्जा बर्गर भी हो या कोई भी 2 कमोडिटीज हो, आपकी मर्जी की, लेकिन कमोडिटीज रहेंगी बच्चों 2 ही। It is assumed that the consumer has limited amount of money and whole of which is to be spent on the 2 goods given constant prices of both the goods. क्या माना जाता है सर? assumption मतलब मान रहे हैं, ऐसा मान रहे हैं। क्या माना जाता है कि कंज्यूमर की जो इनकम है ना वो लिमिटेड है, जिसकी वजह से वो खाली 2 ही गुड्स को कंज्यूम करेगा, यानी जो उसकी इनकम है वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुड्स पे खर्च होगी। क्लियर है? और उन गुड्स का जो प्राइस होगा ना वो कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, यानी कि हर बार जो एप्पल का प्राइस था वो सेम रहेगा, और हर बार जो बनानास का प्राइस था वो सेम रहेगा हर बार। सेकंड से नॉन सटाइटी। इट इज अज्यूम्ड दैट द कंज्यूमर हैज नॉट रीच्ड द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। इंडिफरेंस कर्व में ये माना जाता है कि कंज्यूमर पॉइंट ऑफ सैचुरेशन पे नहीं पहुंचेगा। पॉइंट ऑफ सैचुरेशन होता क्या था? पॉइंट ऑफ सैचुरेशन होता था जहां पर कि कंज्यूमर को मजा आना बंद हो जाए, यही तो था। क्या इंडिफरेंस कर्व में ऐसा कोई पॉइंट दिखा जहां पर कंज्यूमर को मजा आना बंद हो गया? नहीं सर, इंडिफरेंस कर्व में तो हमें जितने भी पॉइंट्स दिखे वो सारे वो पॉइंट्स थे जहां पर कि कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन बराबर है, ना तो कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ रहा ना ही कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन कम हो रहा।
तो इंडिफरेंस कर्व हमें पॉइंट ऑफ सटाइटी बताएगा ही नहीं, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन बताएगा ही नहीं। तो इंडिफरेंस कर्व में सटाइटी की बात करेंगे ही नहीं, हम यही अज्यूम करेंगे कि एक कंज्यूमर कभी भी क्या नहीं पहुंचता, उसको ऐसे पॉइंट पर नहीं पहुंचेगा जहां पर उसको मजा आना बंद हो जाए। और उसका रीजन क्या है पीछे का, सिंपल है, अगर उसको बनाना से मजा आना बंद हो गया था ना, तो उसने एप्पल को कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया था, यही तो हुआ था। उसने बनाना सा कंजम्पशन कम करा था और एप्पल को कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया था, तो उसको कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि उसको कम मजा आ रहा है या मजा नहीं आ रहा। Ordinal utility. Sir, a consumer can rank his preferences on the basis of satisfaction from each bundle of goods. Sir, ऑर्डिनल यूटिलिटी भी लगती है इसके अंदर। देखो यहाँ पर हमने कहीं पर भी नंबर्स की बात नहीं करी कि कितने नंबर ऑफ सेटिस्फेक्शन मिला, हमने यहाँ पर बात करी क्या, कस्टमर के प्रेफरेंस की। हमने वहां पे ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच लगाया कि कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है हर कॉम्बिनेशन से, यानी कि कंज्यूमर सारे कॉम्बिनेशंस को सेम रैंक देगा, ये हम एज्यूम्पशन लेके चलते हैं इंडिफरेंस कर्व में। फोर्थ क्या है बच्चों, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये तो अभी मैंने बताया था डिमिनिशिंग एमआरएस डिमिनिशिंग क्यों करता है, बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डीएमयू की वजह से हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिश करता है। तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस अज्यूम्ड डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। फिफ्थ है क्या बच्चों, रेशनल कंज्यूमर। फिफ्थ है क्या बच्चों, रेशनल कंज्यूमर। द कंज्यूमर इज अज्यूम्ड टू बिहेव इन अ मैनर, तो कंज्यूमर हम इस मैनर में, मतलब हम रेशनल मैनर में उसको बिहेव, हम ये अज्यूम करते हैं कि एक कंज्यूमर ना रेशनल मैनर में बिहेव कर रहा है, यानी कि हर कंज्यूमर की सोच ये होती है कि वो जितना भी पैसा खर्च कर रहा है उससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। आपने बच्चों अपनी लाइफ के अंदर दो तरीके के लोग देखे होंगे, एक ऐसे लोग जो कि पैसे को ऐसे ही उड़ा देते हैं, उन्हें मतलब नहीं पड़ रहा कि वो 100 रुपए खर्च कर रहे हैं, क्या उन्हें 100 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा। दूसरे तरीके के आप लोग देखते हैं, वो कैसे होते हैं कि आप वो 100 रुपए खर्च करेंगे तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि मुझे 100 रुपए का पूरा मजा आ जाए, मुझे 100 रुपए की पूरी वैल्यू मिल जाए। हम कभी कभी ऐसे लोगों को कंजूस भी बोलते हैं, हम बोलेंगे भाई 20 रुपए खर्च कर दी, वो मना करता है क्यों करूं, मुझे क्या मिल रहा है 20 रुपए खर्च करके। ऐसे ही लोग बच्चा रेशनल होते हैं, वो कंज्यूमर, वो कंजूस नहीं होते, वो रेशनल होते हैं, मतलब उन्हें पता है कि अगर मैं 20 रुपए खर्च भी करूंगा तो मुझे 20 रुपए की पूरी वैल्यू चाहिए। क्लियर है, तो ऐसे ही हर कंज्यूमर हम लोग मान कर चलेंगे जो कि बच्चों अपना मैक्सिमाइज, अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना जानता है। क्लियर है, तो ये 5 आपकी अजम्पशंस हैं। अच्छे स्टूडेंट्स मेरे को एक बात बताओ, इस चलो वो तो आगे देखते हैं, अभी आगे देखते हैं। मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। इंडिफरेंस मैप पर आओ। सर इंडिफरेंस मैप क्या होता है, इंडिफरेंस मैप क्या होता है? Indifference map refers to the family of indifference curve that represent consumer preferences over all the bundle of two goods. सर कुछ भी नहीं, बड़ा आसान है, ध्यान से देखो, कुछ भी नहीं है, ये बहुत आसान है। इंडिफरेंस मैप का मतलब हो गया फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व, फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व, यानी कि जहां पर एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व होगा, जहां पर कि एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व होगा, जिस जगह एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व होगा। लो अब इस मैंने क्या करा, मैंने एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व बना दिए, ये IC1 बोल दो, इसे IC2 बोल दो, इसे IC3 बोल दो। क्या हुआ, मैंने एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व बना दिए और इसी पूरे ग्राफ को क्या बोला जाता है बच्चों, इंडिफरेंस मैप बोला जाता है। ये मेरी फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व बन गई, ये मेरी फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व बन गई। तो इंडिफरेंस मैप रेफर्स टू द फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व दैट रिप्रेजेंट कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। क्या रिफरेंस करती है, कंज्यूमर की प्रेफरेंस को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है ओवर ऑल द बंडल्स ऑफ टू गुड्स, यानी कि हर इंडिफरेंस कर्व आपको दो गुड्स का बंडल बताएगा, जहां पर कंज्यूमर अपनी प्रेफरेंसेस को सामने रख देगा कि भाई उसे ये वाला गुड्स चाहिए या उसे ये वाला गुड्स चाहिए। क्लियर है या फिर नहीं है बच्चों, कोई प्रॉब्लम? एक बात को ध्यान रखना है, इसके अंदर एक लाइन है, अभी हम आगे भी पढ़ेंगे उसे, क्या, हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द सेटिस्फेक्शन, हायर द सेटिस्फेक्शन, यानी कि इंडिफरेंस कर्व जितना ज्यादा हाई होगा उस पर मिलने वाला सेटिस्फेक्शन भी उतना ही हाई रहेगा। इधर देखो, क्या IC कर्व सबसे हाई है या नहीं है, IC3 कर्व सबसे हाईएस्ट है या नहीं है, ओरिजिन से जो सबसे दूर होगा वही सबसे हाईएस्ट माना जाएगा। तो इंडिफरेंस कर्व 3 यानी कि IC3 सबसे ज्यादा दूर है, यानी कि IC3 पे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद IC2 दूर है तो IC2 पे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगा, और उसके बाद IC1 आएगा।
तो क्या पता लगा बच्चों, हमें ये पता लगा कि IC3 कर्व पे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, IC2 पे उससे कम और IC1 पे सबसे कम, क्योंकि सबसे पास IC1 है तो उस पर सबसे कम मिलेगा, सबसे दूर IC3 है तो उस पर सबसे ज्यादा मिलेगा। क्लियर है बच्चों, कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ पे कंज्यूमर जब अपनी प्रेफरेंसेस देगा तो कैसे देगा कि भाई वो उसी गुड्स को कंज्यूम करेगा जो IC3 पर आ रहे होंगे, क्योंकि उसी पे उसे सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा मिलेगा। तो यानी कि एक कर्व पे ही हमने क्या करा, एक ही ग्राफ पे हमने क्या करा, एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व बना दिए। तो उन्हीं सारे इंडिफरेंस कर्व की फैमिली को क्या बोला जाता है, इंडिफरेंस मैप बोला जाता है। जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट यानी कि सबसे ज्यादा दूर होगा ओरिजिन से, उस पे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन भी सबसे ज्यादा होगा, और जो सबसे ज्यादा पास होगा ओरिजिन के, उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन सबसे कम होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये आपको इंडिफरेंस मैप आ गया होगा समझ में। सर देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। सर इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। कॉन्वेक्स का मतलब सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है, सब बच्चों ने क्लास 10 तक क्या पढ़ी है, साइंस पढ़ी है। ये लो, इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। इस शेप को बोलते हैं बच्चों क्या, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, और ऐसा ही हमारा आईसी कर्व बनते हैं। यानी कि बच्चों क्या ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। और ये कॉन्वेक्स ओरिजिन के क्यों है, इसका पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस, डिमिनिशिंग एमआरएस। इसके पीछे का रीजन क्या है स्टूडेंट्स? डिमिनिशिंग एमआरएस। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? अगर पेपर में पूछा जाए कि इंडिफरेंस कर्व का बच्चों शेप कैसा होता है, तो आप बोलोगे सर कॉन्वेक्स होता है। क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है। और कॉन्वेक्स क्यों होता है बच्चों? कॉन्वेक्स क्यों होता है? बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस। इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड, इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड। मेरे को एक बात बताओ, इस जगह पर देखो बच्चों, इस जगह पर देखो, इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है या नहीं है? इंडिफरेंस कर्व नीचे की साइड जा रहा है नहीं जा रहा? ऐसे करके जा रहा है नहीं जा रहा? अगर आप मैं देखूं, देखो बच्चों ऐसे करके गया नहीं गया। इसके पीछे का रीजन क्या है? ध्यान से देखना। इसके पीछे का रीजन है क्योंकि हम लोग जैसे जैसे एक कमोडिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे जैसे बच्चों हम लोग एप्पल को इंक्रीज कर रहे हैं ना, वैसे वैसे हमारा बनाना क्या होता चला जा रहा है? डिक्रीज होता चला जा रहा है। तो अगर मैं इंडिफरेंस कर्व पे बात करूं, सर मेरा एप्पल क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। हाँ जी, एप्पल इंक्रीज करने के चक्कर में मेरा बनाना डिक्रीज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा? हाँ जी, हो रहा है। तो एक कमोडिटी मेरी बढ़ रही है और दूसरी कमोडिटी मेरी कम हो रही है, जिसकी वजह से जो मेरा कर्व का जो स्लोप बना वो कैसा बना? डाउनवर्ड स्लोपिंग। कैसा बना? डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये पूरा वर्ड, ये पूरा सेंटेंस निकल कर आएगा। आओ देखो, तो इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, इट इंप्लाइज दैट एज अ कंज्यूमर कंज्यूम मोर ऑफ वन गुड। जैसे ही हम लोग एक और एप्पल को कंज्यूम कर रहे थे, ही मस्ट कंज्यूम लेस ऑफ अदर गुड। हमें बनाना सा कंजम्पशन कम करना पड़ रहा था हर बार। जैसे ही मैं एक एप्पल को कंज्यूम कर रहा था, उसके बदले में मुझे कुछ बनानास कम कंज्यूम करने पड़ रहे थे। यही रीजन है कि मेरा जो इंडिफरेंस कर्व बना वो स्लोपिंग डाउनवर्ड बना। हायर इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये तो मैंने अभी बताया कि जितना इंडिफरेंस कर्व आपके ओरिजिन से दूर होगा, उतना ही उस पर मिलने वाला सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगा। ये बच्चों मैंने बताया नहीं बताया? इसका रीजन देता हूं क्यों होगा ऐसा। आओ देखो, ये पहला इंडिफरेंस कर्व, ये दूसरा इंडिफरेंस कर्व, और ये स्टूडेंट्स आपका तीसरा इंडिफरेंस कर्व। अब आप तो इसे देख के बोल दोगे सर जो येलो वाला इंडिफरेंस कर्व है ना, उस पर सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उस पर सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। हाँ जी सर, सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अब ऐसा क्यों होगा बच्चों? मेरे को एक बात बताओ। लो, मैंने ना यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी, और ये लो, मेरे को ध्यान से देखना, मैं इसको नंबर देता हूँ। मैंने मान के चलो अब इनको नंबरिंग दे देता हूँ। जैसे मान के चलो ये 10 है, यहाँ पर बच्चों में 2 लिखूंगा, तो ऑफकोर्स ये आगे वाला 4 हो सकता है, ये आगे वाला 6 हो सकता है, ज्यादा ही होगा, कम तो नहीं होगा। तो मेरे को आईसी कर्व पे जो कॉम्बिनेशन मिला ना, IC1 कर्व पे जो कॉम्बिनेशन मिला वो कितने का मिला? 210 का मिला। IC2 कर्व पे जो कॉम्बिनेशन मिला वो मेरे को 410 का मिला। और IC3 कर्व पे जो कॉम्बिनेशन मिला मेरे को वो कितने का मिला? 610 का मिला। सर ध्यान से देखना, हालांकि जो वाई कमोडिटी है ना वो सेम है तीनों में, लेकिन एक्स मेरे को 2 मिल रहा है, IC2 पे 4 मिल रहा है, IC3 पे 6 मिल रहा है। तो अब इसे देख के बताओ, ऑफ कोर्स ही बात है, मेरे को इस वाले कॉम्बिनेशन पे सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा मिलेगा,
क्योंकि इस पे सबसे ज़्यादा कमोडिटीज़ भी हैं, इस पे सबसे ज़्यादा कमोडिटीज़ भी हैं। बात आई क्लियर नहीं आई भाई? एक बात सोच के देखो, वाई तो सेम ही है ना हर जगह, लेकिन IC3 पे एक्स कमोडिटी सबसे ज़्यादा मिल रही है, तो यानी कि उस पर सेटिस्फेक्शन भी सबसे ज़्यादा ही मिलेगा। तो इसी रीजन की वजह से जितना इंडिफरेंस कर्व दूर रहेगा ना ओरिजिन से, उसमें मिलने वाला सेटिस्फेक्शन भी ज़्यादा ही होगा, उस पर बच्चों मिलने वाला सेटिस्फेक्शन भी कैसा होगा? ज़्यादा ही होगा। क्लियर है? आ गया होगा थर्ड पॉइंट समझ में। अब फोर्थ पॉइंट देखो स्टूडेंट्स, अब फोर्थ पॉइंट देखो, indifference curve can never intersect each other, indifference curve can never intersect each other, indifference curve कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। उसका बच्चों मैं रीजन आप लोगों को देता हूं क्यों, उसका रीजन इधर ध्यान से देखो क्यों। सेम दो इंटरसेक्ट, हम एक काम करते हैं, दो इंडिफरेंस कर्व को आपस में इंटरसेक्ट करवा के देख लेते हैं, तो उससे हमारा आउटपुट निकल कर आ जाएगा। ये हमारा पहला इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, और ये हमारा दूसरा, सॉरी ढंग से बना देता हूं, चलो ये हमारा पहला इंडिफरेंस कर्व और स्टूडेंट्स ये हमारा दूसरा इंडिफरेंस कर्व। क्लियर है बच्चों? मेरे को बताओ ये पॉइंट कैसा है? सर ये पॉइंट कैसा है? ये जो मैंने पॉइंट ड्रॉ करा, ये वाला पॉइंट बताओ बच्चों, ये वाला पॉइंट कैसा है? इस पॉइंट पर क्या होगा? इस पॉइंट पर क्या होगा? इस पॉइंट पर IC1 का जो सेटिस्फेक्शन है वो बराबर किसके हो जाएगा? IC2 कर्व पे, जो कि गलत इक्वेशन है सर, जो कि एक गलत इक्वेशन है, जो कि ये गलत चीज है। क्यों गलत है? हमने अभी पीछे पढ़ा था, जो हायर IC कर्व होगा, जो हायर IC कर्व होगा उस पे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन हायर होगा, हायर ना? क्लियर है नहीं क्लियर है? सर यहाँ पर जो हायर था वो ये वाला था, यानी कि IC1 था। यहाँ पर हायर क्या था? IC1 और लोअर IC2 था, लेकिन यहाँ पर हायर IC2 हो गया, लोअर IC1 हो गया, यानी कि पता ही नहीं चल रहा कि कौन से इंडिफरेंस कर्व पे सेटिस्फेक्शन ज्यादा है और कौन से इंडिफरेंस कर्व पे सेटिस्फेक्शन कम है। और कभी भी दो अलग अलग इंडिफरेंस कर्व सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे ही नहीं सकते, कभी भी दो अलग अलग इंडिफरेंस कर्व सेम सेटिस्फेक्शन दे ही नहीं सकते। अगर इंडिफरेंस कर्व अलग अलग है तो उन पे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन भी हमेशा अलग अलग रहेगा, हमेशा बच्चों अलग अलग रहेगा। तो अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं यानी कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर उन दोनों का सेटिस्फेक्शन क्या होगा? सेम होगा। तो हमारी बेसिक अजम्पशन को ही क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे कि दो इंडिफरेंस कर्व, दो अलग अलग इंडिफरेंस कर्व दो अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देंगे, वो हमारा एजम्पशन ही खत्म हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो इसी वजह से क्या पता लगा, एस टू इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट रिप्रेजेंट द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इस लाइन को अच्छे से देख लो सर, दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकते, दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। जब दो इंडिफरेंस कर्व, दो अलग अलग इंडिफरेंस कर्व सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकते तो वो आपस में इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगे। अगर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे इसका मतलब ये सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देंगे, जो कि गलत है। क्लियर है बच्चों? प्रॉपर्टीज समझ में आ गई बच्चों? प्रॉपर्टीज आ गई समझ में? कोई प्रॉब्लम इसमें? अब देखो लास्ट जो हमारा है उस चीज को देखो, सर हमने इंडिफरेंस कर्व में एक असम्पशन ली थी, क्या? टू कमोडिटीज। इंडिफरेंस कर्व में हमने एक असम्पशन मानी थी, कौन सी? टू कमोडिटीज की, एटलीस्ट कि दो कमोडिटीज होती हैं। क्या होती हैं? दो कमोडिटीज, एक्स और वाई। मान लेते हैं एक्स और वाई दो कमोडिटीज होंगी। क्लियर है नहीं क्लियर है? हमने एप्पल और बनानास में भी जब माना था सर, हमने एप्पल और बनानास में भी जब माना था तो उसमें हमने ये माना था कि एक एप्पल और 15 बनाना, और लास्ट वाला जो हमने लिया था वो लिया था 5 एप्पल और एक बनानास। यही तो हमने असम्पशन लिए थे, नहीं लिए थे? यानी कि एटलीस्ट दो कमोडिटीज तो थी ही थी, हर कॉम्बिनेशन में दो कमोडिटीज तो थी ही थी, कोई ज्यादा थी कोई कम थी, बट दो कमोडिटीज वहां पर प्रेजेंट थी। क्लियर है? अब मेरे को बच्चों एक बात बताओ, अब मेरे को यहाँ पर बच्चों एक बात बताओ, मैंने एक इंडिफरेंस कर्व ऐसे बनाया, ऐसे मैंने एक इंडिफरेंस कर्व बच्चों कुछ इस तरीके से बनाया, वाई एक्सिस को कनेक्ट करते हुए मैंने एक इंडिफरेंस कर्व बनाया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब इसमें प्रॉब्लम क्या है सर? जो ये वाला पॉइंट होगा ना, इस पॉइंट पर y की तो कुछ वैल्यू होगी, सपोज करो 10, लेकिन मेरे को पक्का पता है x की वैल्यू 0 ही रहेगी। x की वैल्यू बच्चों क्या ही रहेगी? 0 रहेगी। हमने 10th क्लास में पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? ऑन y एक्सिस x इज इक्वल टू 0। तो सर इसमें प्रॉब्लम क्या है कि एक कमोडिटी 0 रहेगा, जो कि इंडिफरेंस कर्व की इस असम्पशन को गलत बता देता है। तो इंडिफरेंस कर्व ना तो y एक्सिस को टच करेगा, उसका एग्जांपल ले रहा। अगर मैं एक और, अगर बच्चों मैं एक और बना देता हूँ इस पर, ऐसे करके एक और मैंने इंडिफरेंस कर्व बनाया जो मेरे x एक्सिस को हिट कर रहा है, जो कि मेरे x एक्सिस को हिट कर रहा है,
तो ये वाला जो पॉइंट होगा ना, इस पॉइंट पर क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे, इस पॉइंट पर x कुछ होगा मान के चलो 10 और y हुआ 0। हमने पढ़ा था ऑन x एक्सिस y इज इक्वल टू 0, y कोऑर्डिनेट इज 0। तो इस पर भी क्या हो गया सर, y 0 हो गया, यानी कि एक कमोडिटी 0 है। तो अगर एक इंडिफरेंस कर्व चाहे y एक्सिस को टच करेगा चाहे x एक्सिस को टच करेगा, तो उस पर एक कमोडिटी कहीं ना कहीं 0 हो जाएगी, जो कि इंडिफरेंस कर्व की ही असम्पशन को गलत बताता है। इसी वजह से एक इंडिफरेंस कर्व ना ही x एक्सिस को टच कर सकेगा ना ही वो y एक्सिस को टच कर सकेगा। अब एक जो लास्ट टॉपिक बचा वो हमारे पास बच्चा बच्चों क्या, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। एक जो लास्ट टॉपिक बचा हमारे पास क्या बचा बच्चों, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। क्या होता है मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस, आओ देखो बहुत आसानी से मैं बता देता हूँ। मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस का मतलब एक कंज्यूमर कैसे सोचता है, कंज्यूमर ऐसे सोचता है कि अगर मैं ज्यादा कमोडिटीज के बंडल को चूज करूंगा तो उससे मेरे को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। भाई सीधी बात है, आप मार्केट में गए, आप 50 रुपए खर्च कर रहे हो, 50 रुपए में 10 कमोडिटीज आ रही हैं, 50 रुपए में 15 कमोडिटीज आ रही हैं, तो आप कौन से बंडल को एक्सेप्ट करोगे? सर सीधी बात है, 50 रुपए में 15 कमोडिटीज वाले बंडल को एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे? यही तो करते हैं या फिर नहीं करते? तो एक कंज्यूमर हमेशा उन कमोडिटीज के ऊपर हाथ रखता है जिसमें कि ज्यादा ज्यादा नंबर ऑफ कमोडिटीज हो, उस बंडल के ऊपर हाथ रखता है जिसमें कि ज्यादा नंबर ऑफ कमोडिटीज हो। क्लियर है? आओ देखते हैं। मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस मींस दैट अ रेशनल कंज्यूमर, कंज्यूमर हमेशा रेशनल होगा, always prefer more of a commodity as it offers him a higher level of satisfaction। एक कंज्यूमर ज्यादा कमोडिटीज को ही प्रिफर करेगा क्योंकि उस पर मिलने वाला जो टोटल सेटिस्फेक्शन होगा वो ज्यादा रहेगा, उस पर मिलने वाला टोटल सेटिस्फेक्शन जो होगा वो ज्यादा होगा। भाई आप सीधी बात है, 50 रुपए की जब मार्केट में कुछ सामान लेने जाते हो, एक जगह पे 50 रुपए में 10 यूनिट मिल रही है, एक जगह पे 50 रुपए में 15 यूनिट मिल रही है। आप सीधी बात है उसी बंडल को चूज करोगे जहाँ पे 15 यूनिट मिल रही है 50 रुपए में। यानी कि आपने बोला कि मैं भैया उसी बंडल को चूज करूंगा जिसपे की नंबर ऑफ कमोडिटीज ज्यादा होंगी, मोर कमोडिटीज होंगी, क्योंकि उससे जो मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो भी ज्यादा मिलेगा। क्लियर है? इन सिंपल वर्ड्स, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस इंप्लाइज दैट एज अ कंजम्पशन इंक्रीजेस टोटल यूटिलिटी आल्सो इंक्रीजेस। ये मोनोटोनिक प्रेफरेंस बोलता है कि अगर कंजम्पशन इंक्रीज करोगे तो उससे जो टोटल यूटिलिटी होगी वो भी आपकी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी की बात नहीं कर रहा, कंफ्यूज मत होना। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एडिशनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी मतलब सारी एडिशनल यूटिलिटीज को प्लस कर देंगे। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो जब आप ज्यादा कमोडिटीज को कंज्यूम करोगे तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन भी, टोटल सेटिस्फेक्शन भी ज्यादा होगा। क्लियर है बच्चों? तो आज के इस लेक्चर में बच्चों बस इतना ही। आज हम इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं और हम लोग नए जो इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर हम लोग बजट सेट पढ़ेंगे, बजट लाइन पढ़ेंगे और हम लोग जानेंगे कि ऑर्डिनल यूटिलिटी में एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे किस टाइम पर पहुंचता है, कब, उस कंडीशन को पढ़ेंगे जहां पर ऑर्डिनल यूटिलिटी में एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर पहुंचेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वो चीज कवर करेंगे। तो आई होप आपका नेक्स्ट लेक्चर में ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। और आज की लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो बच्चा प्लीज इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, सो दैट उसको भी एक क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, उसको भी इकोनॉमिक्स का एक नया पहलू देखने को मिल सके। तो बच्चों तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।